हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार डीएलएड 2025 के लिए जीके जीएस का बाबू प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाइन। याद रखिएगा, इससे पहले 1 से लेकर 3 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न उठाएं, जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पढ़ने हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? फर्स्ट क्वेश्चन करा, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बताइएगा, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो हमेशा देखना बाबू, भारत की संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई? तो हमेशा देखना 22 भाषाओं की मान्यता दी गई बाबू। ठीक है, वो भी किस अनुसूची में दी गई है? तो हमेशा देखना 8वीं अनुसूची में बाबू। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, हमेशा रखना। ठीक है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा, 12 अनुसूचियां बाबू। लेकिन मूल संविधान में पूछा जाए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमेशा रखना 8 अनुसूचियां बाबू। ठीक है, मूल संविधान में कितना अनुसूचियां हैं? तो हमेशा रखना 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो याद रखना हमेशा 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो बताइएगा, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखना, राज्यसभा का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो हमेशा रखना राज्यसभा का बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताइएगा, भारत की मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 65 वर्ष बाबू। ठीक है, 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? तो याद रखना 6 वर्ष के लिए बाबू। ठीक है, हमेशा रखना 6 वर्ष के लिए याद रखना। कार्यकाल की बात किया जाए तो हमेशा रखना 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, और सेवानिवृत्ति की बात किया जाए तो 65 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो अगला प्रश्न करा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, इसे वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंग्ल भारतीय को। ठीक है, हमेशा याद रखना आंग्ल भारतीय को बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो हमेशा रखना 331 अनुच्छेद में। ठीक है, 331 अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें जो सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो बताइएगा भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जाति के बाबू। ठीक है, जाति ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी जाति लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? बताइएगा, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो और याद रखिए बाबू, बिहार डीएलएड 2025 का क्लास कब से शुरू होता है? तो हमेशा तक हम टाइम कब से है? तो याद रखना बाबू 6:30 बजे से 6:30 बजे शाम से इसका क्लास होता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा 6:30 बजे शाम से इसका क्लास होता है। ठीक है, तो याद रखना टाइम को। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री देता है कि लोकसभा अध्यक्ष देता है कि वित्त मंत्री देता है कि वित्त सचिव देता है? तो हमेशा याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष देता। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष देता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर
और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल में के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लूटो को याद रखें बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना बाबू। यह सौरमंडल के 9वां ग्रह के रूप में था। ठीक है, 9वां ग्रह के रूप में माना जाता है। ठीक है, सौरमंडल का 9वां ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन सौरमंडल ग्रह ग्रह नहीं गणना की, इसको ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है, तो बताइएगा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। याद रखना 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना बाबू 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, याद रखना मकर संक्रांति, उत्तरायण को ये मकर संक्रांति भी कहा जाता है बाबू। ठीक है, मकर संक्रांति याद रखना, मकर संक्रांति भी कहा जाता है, याद रखना उत्तर अयान को। ठीक है, उत्तरायण को मकर संक्रांति भी कहा जाता है, और एक और नाम है बाबू। ठीक है, शीत अयंत नाम। ठीक है, शीत अयतनांत बाबू। ठीक है, शीत अयतनांत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसका और नाम है, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा इस वाले बाबू। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो बताइएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो सभी लोग को जवाब देना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो हमेशा याद रखना चंद्रमा बाबू। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो याद रखना, हमेशा रखना चंद्रमा हो जाएगा। जो भी चंद्रमा लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, बताइएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाबू। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो याद रखना प्रशांत महासागर हो जाएगा। जो भी प्रशांत महासागर लगाने बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना यह विश्व का बड़ा और गहरा सबसे बाबू। ठीक है, बड़ा भी है और गहरा भी है बाबू। ठीक है, और गहरा माना जाता भी। ठीक है, विश्व का बड़ा और गहरा भी माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो हमेशा लगाना प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर भी हो जाएगा बाबू। ठीक है, और पूछा जाए इसका गहराई कितना है, तो हमेशा रखना 4280 मीटर बाबू। ठीक है, 4280 मीटर इसका क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो बताइएगा पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमेशा रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, यानी 70% हो जाएगा। 70% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है 70%, याद रखिएगा। ठीक है, 70% याद रखना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, बताइएगा अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, बताइएगा सब लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। ये बिहार डीएलएड 2024 में पूछा गया सवाल है बाबू। ठीक है, बिहार डीएलएड 2024 में सवाल आया था। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, और जो भी सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए बाबू, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, और शेयर नहीं किया बाबू शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होता है, तो हमेशा याद रखना पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी अपना घूरता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है, तो बताइएगा वायुमंडल की कौन सी परत बड़े
जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 2014 में बाबू, ठीक है। मई 2014 में पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो अगला प्रश्न करा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, बताइएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू याद रखना, ठीक है। याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बाबू, याद रखना वर्ष 2009 से 2010 में, ठीक है। वर्ष 2009 और 2010 में, ठीक है। याद रखना प्रधानमंत्री आदर्श योजना कब शुरू किया गया था, तो हमेशा रखना 2009 और 2010 में बाबू, ठीक है। याद रखना 2009 और 2010 में इसका शुरुआत किया गया था बाबू, ठीक है। याद रखना है इसे बाबू PMA याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है PMAGY बाबू, PMAGY से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। ये दिया रहा है एग्जाम में, तो ये कब लगाना 2009 से 2010 बाबू, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अप्रैल 2005 में, ठीक है। अप्रैल 2005 में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, तो हमेशा याद रखना, फुल डेट जरूर जानिएगा, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को बाबू, ठीक है। 2005 को शुरू किया गया था, याद रखना है। 12 अप्रैल 2005 को इसका शुरू किया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा। ना तो अहमदाबाद होगा, ना तो बंगलोर होगा, ना तो सूरत होगा, ना तो दिल्ली होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तो कहाँ होगा बाबू, तो याद रखना दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में बाबू, याद रखना नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, तो याद रखना नई दिल्ली हो जाएगा। जो भी नई दिल्ली लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। याद रखना नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 1948 में बाबू, ठीक है। 1948 में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन मुख्यालय कहाँ, तो याद रखना नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है, तो बताइएगा कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया, बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा संगम योजना से संबंधित है, बताइएगा संगम योजना किससे संबंधित है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो संगम योजना संबंधित है किससे, तो हमेशा याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना 15 अगस्त 1996 को बाबू, ठीक है। 15 अगस्त 1996 को बाबू, याद रखना 15 अगस्त 1996 को संगम योजना को शुरुआत किया गया था बाबू, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखना द फॉरवर्ड ब्लॉक बाबू, ठीक है। द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस करवे किया, बताइएगा। ये तो जानते करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किया, लेकिन कब किया, कब किया बताइएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था, तो याद रखना बाबू 1939 ईस्वी में, ठीक है। 1939 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, याद रखना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करो, जो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो हमेशा रखना
ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना बाबू, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का स्थापना माना जाता है। याद रखना है ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना है 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा, राय के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं आप, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, बताइएगा। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, कौन थे? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और विभाग। याद रखना है स्वामी विवेकानंद का पहले जन्म के बारे में जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बताइएगा, कहाँ हुआ था? तो याद रखें कोलकाता में बाबू। ठीक है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था बाबू। ठीक है, और बात किया जाए 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइएगा। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमेशा रखें राष्ट्रीय युवा दिवस बाबू। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाया जाता है बाबू। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सा घटना हुई थी? बताइएगा, बंगाल का जब विभाजन हुआ था तुरंत के बाद कौन निम्न से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखना है, हमेशा याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था बाबू। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमेशा रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। याद रखना ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बात किया जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना बाबू 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना हुआ था। और बात किया जाए कि कहाँ स्थित है बताइएगा, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो हमेशा याद रखना बाबू पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में बाबू। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में याद रखना है, महाराष्ट्र के पुणे में बाबू। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में याद रखना है। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइएगा पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमेशा याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। ठीक है, जो भी वारेन हेस्टिंग लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो बताइएगा कौन राज्यसभा का सदस्य था जो जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल क्या था? याद रखना 1966 से बाबू
1977 तक ये रहे प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे बाबू, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि वह स्वयं ही प्रत्याशी हो। और दूसरा क्या करा, उसे राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। ऑप्शन सी क्या करा, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या करा, यदि वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो बताइएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जीबी मावलंकर हो जाएगा। जीबी मावलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए, अगर वर्तमान में एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना है श्री ओम बिड़ला बाबू, ठीक है। श्री ओम बिड़ला है, ठीक है, याद रखिएगा श्री ओम बिड़ला है बाबू, याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना श्री ओम बिड़ला माना जाता, बिड़ला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है। तो बताइएगा सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है। तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, उच्च न्यायालयों के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो बताइएगा उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। तो बताइएगा राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कौन है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधायिका बाबू, ठीक है। राज्य की विधायिका राज्यपाल द्वारा क्या हो जाता है, अनुमोदित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्लास एंड हो गया बाबू। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए, यानी कि 30 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए, आप लोग कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ओके बाय।